हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कारा एल्गी का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम कवर करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन यानी इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके अक्रेंस के बारे में, पूरी दुनिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, इंडिया में कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। कारा की जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। कारा एल्गी में दो मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि कारा एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी कवर करेंगे। डिफरेंट मेथड से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पूछा जाता है उससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कारा एल्गी से रिलेटेड बीएससी या एमएससी के एग्जाम पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में कारा एल्गी की लाइफ साइकिल पूछी जाती है। कई बार इसके सेक्स ऑर्गन्स को डिटेल में डायग्राम के साथ 5 नंबर में पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि स्टोन वर्ट क्या होता है। कई बार इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांचेस होती हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो कारा एल्गी से रिलेटेड किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप ये 2 पार्ट कवर कर लेते हैं। पार्ट 1 के अंदर तो मैं आपको बता चुका हूं कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, ताकि अगर आप एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन में कारा एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो आप लोग उसको कवर कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था उडोगोनियम एल्गी के बारे में। उडोगोनियम एल्गी को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हेडिंग डालीजिए सिस्टमेटिक पोजिशन यानी कि क्लासिफिकेशन। इसे डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर रखा गया है। आप में से कोई बता सकता है कि इसे क्लोरोफाइटा के अंदर क्यों रखा गया है? देखिए एक्चुअली क्या है कि क्लोरोफाइटा के अंदर वे सारी एल्गी रखी गई है जो कि ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। ग्रीन कलर होता है यानी कि फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक होने का मतलब इतना है कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूड बनाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके अंदर जो पिगमेंट होता है जनरली क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अगर ये फोटोसिंथेटिक एल्गी हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फूड बना रही हैं और फूड वो इनके थैलस के अंदर, इनके सेल्स के अंदर स्टोर होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो क्लोरोफाइटा के अंदर स्टार्च के फॉर्म में होता है। इनमें जो सेल वॉल होता है जनरली सेलुलोज का बना होता है। तो ये सब फीचर हैं डिवीजन क्लोरोफाइटा के और ये सारे फीचर्स मैच करते हैं कारा एल्गी से। इसी वजह से इसे डिवीजन क्लोरोफाइटा के अंदर रखा गया। क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर रखने का रीजन सिर्फ यही है क्योंकि क्लोरोफाइसी के अंदर भी आप देखेंगे ग्रीन एल्गी रखी गई है। उनका जो सेल वॉल होता है वो भी सेलुलोज का ही बना रहता है। इसके अलावा उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। कारा की भी आप लोग बॉडी देखें तो ये मल्टी सेलुलर होती है। इसके अलावा इनका हैबिटाट एक्वेटिक होता है तो कारा भी एक्वेटिक हैबिटाट में ही ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसे ऑर्डर कारेल्स के अंदर रखा गया है। जब भी आप ऑर्डर मेंशन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप सफिक्स में एंड में आप एल्स जोड़ देते हैं, कारेल्स। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग इस टेक्सोनोमिक के नियम को, रूल्स को याद रखना कि जब भी आप ऑर्डर लिखते हैं तो सफिक्स में यानी कि लास्ट में एल्स ऐड कर देते हैं। जब आप फैमिली मेंशन करते हैं तो लास्ट में एसी ऐड कर देते हैं। तो कारा तो आपको याद ही है, ऑर्डर आप कैसे याद करेंगे? कारेल्स, कारेसी एंड जीनस कारा, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालीजिए अकरेंस ऑफ कारा। ये जो कारा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पूरी दुनिया में कहां कहां पर पाई जाती है, कितनी स्पीसीज अभी तक के वर्ल्ड में रिपोर्ट की गई है, उनमें से इंडिया में कितनी देखी गई है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपको लिखना है कारा रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 188 स्पीसीज। लगभग अभी तक 188 स्पीसीज रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच 30 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया, जिसमें से अभी तक देखा गया है कि 30 स्पीसीज ऐसी हैं जो इंडिया में भी पाई जाती हैं। इट इज कॉमनली नोन एज स्टोन वर्ट। इसे हम स्टोन वर्ट क्यों कहते हैं? द प्लांट बॉडी ऑफ कारा इज एनक्रस्टेड यानी घिरा रहता है किस चीज से? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट से। स्पेशली उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं यानी कारा की उन स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं जो कि प्लांट ग्रोविंग इन हैवी वाटर, जो कि हैवी वाटर में ग्रो करती हैं। हमें देखने को मिलता है कि उनकी थैलस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से घिरी रहती है, ठीक है। इसकी एक डिपोजिशन पाया जाता है, एक जमाव पाया जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे अगर आप कारा की प्लांट बॉडी को टच करके देखेंगे थोड़ा खुरदरा दिखाई देगा, रफ दिखाई पड़ेगा। इसी वजह से वो जो है रफ फील होता है क्योंकि उस पर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक डिपोजिशन होता है।
जनरली दे ग्रो इन फ्रेश वाटर। अगर आप कारा की मोस्टली स्पीसीज देखें तो वो जो है फ्रेश वाटर में ग्रो करती हैं, जैसे कि पॉन्ड्स में, लेक्स में, टैंक्स में, ठीक है, और सबमर्ज कंडीशन में, यानी आधी डूबी हुई रहती है, आधी आपको हल्की सी ऊपर दिखाई पड़ेंगी सबमर्ज कंडीशन में। सम स्पीसीज लाइक कारा ट्रेजिलिस ग्रो इन हॉट स्प्रिंग्स, ये जो है हॉट स्प्रिंग्स में ग्रो करती हैं। वेयर्स यदि हम बात करें कारा बाल्टिका की, ये जो है ब्रैकिश वाटर के अंदर ग्रो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नोट डाउन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पॉइंट। तो कारा जो है वो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, सारी दुनिया में पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। और ज्यादातर जो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन शो करने वाली स्पीसीज हैं, जैसे कारा ब्रुनाई होती है, इसके अलावा कारा जिलेनिका होता है। आप देखेंगे स्टूडेंट, कारा जनरली ऐसे वाटर बॉडी के अंदर ग्रो करता है जहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और कैल्शियम आयन भी वहां पर प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट है। ऐसी जगह पर आपको ज्यादातर कारा एल्गी जो है वो ग्रो करती हुई दिखाई पड़ती है। कारा एल्गी से रिलेटेड और भी कई सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें कि पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कारा को स्टोन वार्ट क्यों कहते हैं, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई कारा की जो प्लांट बॉडी होती है, अगर आप उसको टच करके देखोगे तो बहुत खुरदरा महसूस होगा, उसका जो सरफेस रहता है बहुत ही रफ होता है, क्योंकि उसके थैलस पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट जो है उसका डिपोजिशन पाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कारा की कुछ स्पीसीज ऐसी है जिसमें कि सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, और सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होने की वजह से आपको उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की जैसी गंध, एक स्मेल महसूस होती है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कारा एल्गी से रिलेटेड जो कि आप लोग याद रखेंगे। कारा जो होती है ऐसी वाटर बॉडी के अंदर ग्रो नहीं करती जहां पर स्टूडेंट्स स्पेशली मॉस्किटो के लार्वा प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर, चाहे वो पॉन्ड हो, उसमें आप जनरली देखेंगे अगर मॉस्किटो के लार्वा काफी मात्रा में प्रेजेंट है तो वहां पर कारा एल्गी ग्रो नहीं करती है। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में एक और एल्गी है जिसका नाम है कोलियोकीट। इसकी लाइफ साइकिल को मैं डिस्कस कर चुका हूं, हालांकि इसको मैं और भी डिटेल में अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाकर डिस्कस करूंगा। ये जो कोलियोकीट एल्गी होती है ये कारेल्स ऑर्डर के मेंबर्स के अंदर कई बार सेल वॉल के अंदर देखा गया है, यानी कि एक तरीके से ये एंडोफिटिकली प्रेजेंट रहती है, यानी एल्गी के अंदर एल्गी। ये आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कारा की जो ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इस ब्रांच को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट में आप देखेंगे लीफ प्रेजेंट होता है, रूट प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस होती हैं, तो इसमें भी आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये एंजियोस्पर्म प्लांट नहीं है, ये जो है कारा है, जो कि एक एल्गी है। कारा एल्गी स्टूडेंट्स आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी जैसे कि इक्विसिटम टेरिडोफाइटा होता है, उसकी तरह ये दिखाई पड़ती है। और इक्विसिटम टेरिडोफाइटा को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं हॉर्स टेल, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये जो कारा है इसको हम एक्वेटिक हॉर्स टेल भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल इक्विसिटम टेरिडोफाइटा की तरह दिखाई पड़ रही है, जिसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फाइनली कारा की प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए प्लांट बॉडी ऑफ कारा। कारा की जो कंप्लीट प्लांट बॉडी जो आपको दिखाई पड़ रही है, ध्यान से देखिए उस कंप्लीट प्लांट बॉडी को। इसे देख करके आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है? नंबर फर्स्ट, एक तो ये मैक्रोस्कोपिक होती है, क्योंकि आप इसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, इसलिए ये जो है मैक्रोस्कोपिक है। दूसरा, ये मल्टी सेलुलर है, एक से अधिक सेल से, काफी सारी सेल से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसे बोलेंगे मल्टी सेलुलर। इसमें आपको ब्रांचिंग भी दिखाई पड़ रही है। ठीक है, एक मेन एक्सिस गया हुआ है जिसमें आपको ब्रांच दिखाई पड़ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो ब्रांच्ड होती है। और ये कितनी हाइट को अटेन करती है? लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर हाइट को ये अटेन कर पाती है, इसकी लंबाई इतनी जा सकती है। ठीक है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स एंड मेन एक्सिस। अगर आप कारा की प्लांट बॉडी ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ आपको जड़ की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं राइजोइड्स। तो एक तो होता है राइजोइड्स, एक होता है इसका मेन एक्सिस। तो दो ही पार्ट में इसकी कंप्लीट बॉडी डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स राइजोइड्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में राइजोइड्स के बारे में पूछा जाता है। तो राइजोइड्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स को याद रख लिए। एक तो ये थ्रेड लाइक होती है, धागे की तरह आपको दिखाई देगा। दूसरा, ये व्हाइट कलर की होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि ओब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएससी के एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज में, पीजीटी के एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, क्योंकि कारा एल्गी का जो राइजोइड्स होता है उसका एक स्पेशल
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट रहता है। द टिप्स ऑफ राइजोइड्स पॉजेस माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स विच फंक्शन एज स्टेटोलिथ। ये जो स्टेटोलिथ होता है, अगर आप देखिए राइजोइड्स के टिप्स पर कुछ माइन्यूट बहुत ही छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्टेटोलिथ की तरह फंक्शन करते हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये स्टेटोलिथ क्या होता है? दरअसल स्टेटोलिथ काम करता है ग्रेविटी को सेंस करने में, बैलेंस करने में। तो कारा जो होती है ये जो है अपने ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, ग्रेविटी को भी सेंस करता है और पूरी प्लांट बॉडी को बैलेंस करता है, ठीक है, इन्हीं पार्टिकल्स की मदद से। द राइजोइड्स शो एपिकल ग्रोथ। ये जो राइजोइड्स होते हैं ये एपिकल ग्रोथ को शो करते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या है? एक तो ये जो है सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करता है, दूसरा ये मिनरल सोर्स को एब्जॉर्ब करता है, पानी को भी एब्जॉर्ब करता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है राइजोइड्स का। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नंबर सेकंड, मेन एक्सिस। राइजोइड्स को छोड़ करके बची हुई पूरी प्लांट बॉडी आप देखेंगे बीच में एक मेन एक्सिस गया हुआ है, ठीक है, जो कि फर्दर लेटरल ब्रांचेस में डिवाइड है। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको आप लोग लिख लीजिए। एक तो ये इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा लॉन्ग ब्रांचेस एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। एक तो ये मेन एक्सिस जो आपको दिखाई पड़ रही है ये लॉन्ग ब्रांच होती है, दूसरे नंबर पर ये नोड्स एंड इंटरनोड में डिवाइड रहती है। लिखेंगे इसके बारे में। एक तो इरेक्ट होती है, ऊपर से लॉन्ग ब्रांच एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। आपने गन्ना देखा है, गन्ने में आप देखेंगे वो भी जो है नोड्स एंड इंटरनोड्स पर डिवाइड रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से कारा एल्गी में देखेंगे, जहां पर भी आपको देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है कहां पर नोड है, दो नोड के बीच जो आता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड, ठीक है, ध्यान रखना। नोड कहां पर है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये नोड है, जस्ट उसके बाद ऊपर नोड है, वहां पर नोड है। जहां जहां पर भी आपको लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस दिखाई पड़ रही हैं वहीं पर नोड होता है और दो नोड के बीच प्रेजेंट होता है इंटरनोड। तो कारा एल्गी की जो मेन ब्रांच होती है स्टूडेंट्स, उसमें दो प्रकार के ब्रांचेस पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, नंबर सेकंड ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। नाम से पता चल रहा है कि अगर हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड होगी। ऐसी ब्रांचेस जिनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, यानी कि एक लेवल पर ग्रोथ करके उनकी जो ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी। वहीं पर यदि हम बात करें ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की, जो लगातार कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती है, उसे कहा जाता है ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। तो दो प्रकार की इसमें ब्रांचेस पाई जाती है और इनके बारे में कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है बीएससी के एग्जाम पेपर में, ठीक। तो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ को हम ब्रांचलेट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा दीज ब्रांचेस स्टॉप ग्रोथ, ये जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है, एक लेवल पर आकर के इनका जो ग्रोथ होता है स्टॉप हो जाता है आफ्टर फॉर्मिंग 5 to 15 नोड्स। ये भी नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिवाइड होती हैं और इसमें लगभग 5 से 15 नोड्स बनते हैं और उसके बाद इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। एंड हेंस आर कॉल्ड ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इसीलिए इसे हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। द स्टिपुलोड्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड ऑन द नोड ऑफ दीज ब्रांचेस। ये जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है इन पर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और स्टिपुलोड्स बनते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में स्टूडेंट जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मेल ऑर्गन होता है ग्लोब्यूल और फीमेल ऑर्गन होती है न्यूक्यूल, तो वो उसमें बनते हैं, ठीक है। वहीं इसके नोड्स पर ही बनते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तो वहां पर एक डायग्राम की मदद से भी हम समझेंगे। ये जो दूसरा आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा मैग्नीफाई व्यू करके दिखाया गया है और ये दिखाया गया कि कहां पर सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं। देखो ध्यान से देखो, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो आपको दिखाई पड़ रही है उस पर रेड कलर के डॉट डॉट दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कारा के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होता है इसमें निक्यूल और ग्लोब्यूल दो प्रेजेंट होते हैं। ग्लोब्यूल जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है और जो निक्यूल होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, ठीक है। ये जो आप लोग तीसरा डायग्राम देख रहे हैं बीच में, ये ट्रांसफर सेक्शन है नोड का। अगर आप नोड का ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखेंगे तो उसमें आपको बीच में एक सेप्टम दिखाई पड़ेगा और सराउंडिंग में आपको कॉर्टिकल सेल्स दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। वहीं पर यदि आप लोग इंटरनोड का ट्रांसफर सेक्शन काट कर देखेंगे तो उसमें सेप्टम आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, बाकी सभी स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट रहती हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग आगे नोट डाउन करेंगे ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अभी तक आपने ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के फीचर्स को देखा, अब आप लोग नोट डाउन करेंगे ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। यानी अब हम बात कर रहे हैं उन ब्रांचेस के बारे में जिनकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती, वो जो है ग्रोथ करते रहते हैं। ये भी जो है डिफ्रेंशिएट होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स में, ठीक है। जो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है ये भी फर्दर डिवाइड रहते हैं या डिफ्रेंशिएट होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स में। एट नोड दे बियर प्राइमरी लेटरल एंड दीज ब्रांचेस लुक लाइक मेन एक्सिस। आप देखेंगे इनके जो नोड वाला पार्ट होता है वहां पर एक प्राइमरी लेटरल ब्रांच निकलती है, वो भी एक तरीके से मेन एक्सिस की तरह ही आपको दिखाई पड़ती है। देयर ग्रोथ इज अनलिमिटेड लाइक मेन एक्सिस। इन लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ भी स्टूडेंट्स अनलिमिटेड होती है, ठीक है। जैसे मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है अनलिमिटेड है, इसी प्रकार से लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ भी अनलिमिटेड होती है। आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स स्टिपुलेट्स के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो आपको दिखाई पड़ती हैं उसमें आपको स्टिपुलेट्स स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज स्टिपुलेट्स, तो इसके बारे में आपको लिखना है द बेसल नोड ऑफ ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। यानी ब्रांच ऑफ लिमिटेड होती है, उसके बेसल नोड पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो कि ओवल होती है, पॉइंटेड होती है, सिंगल सेल आउटग्रोथ होती है जिसे हम स्टिपुलेट्स कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड स्टिपुलेट्स। लेट मी रिपीट अगेन, द बेसल नोड ऑफ द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ डेवलप शॉर्ट ओवल पॉइंटेड सिंगल सेल आउटग्रोथ कॉल्ड स्टिपुलेट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ कारा। कारा की सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो उसमें दो प्रकार की इंपॉर्टेंट सेल्स पाई जाती हैं, एक तो नोडल सेल्स, दूसरी होती है इंटरनोडल सेल्स। नोडल सेल्स कहां पर प्रेजेंट होगी? नोड पर प्रेजेंट होगी। इंटरनोडल सेल कहां पर प्रेजेंट होगी? जो नोड होते हैं, मैंने आपको कहा कि दो नोड के बीच प्रेजेंट होता है इंटरनोड, ठीक है। तो वो जो आपको दिखाई पड़ रहा है दो नोड के बीच, उसे हम बोलेंगे इंटरनोड। तो इंटरनोड की जो सेल्स होती है और जो नोडल सेल्स होती है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सबसे पहले नोडल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। नोडल सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही स्मॉलर साइज की होती है। उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और यूनिन्यूक्लिएट होती है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है। वहीं यदि हम बात करें इंटरनोडल सेल्स के बारे में तो ये बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, काफ़ी सारे उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। कंटेन मेनी डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट, उसमें जो है काफ़ी सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्कॉइड होते हैं। और अगर हम बात करें नोडल सेल्स की तो इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं विदाउट पायरेनोइड्स, उसमें पायरेनोइड्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो इंटरनोडल सेल्स होती हैं इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इंटरनोडल सेल के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें नोडल सेल्स की तो इसमें हो सकता है कि कोई स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट हो और ना भी हो, ठीक है। अगर प्रेजेंट होगा तो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, लेकिन इंटरनोडल सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है इंटरनोडल सेल का वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो एक्टोप्लाज्म, एक होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्म जो होता है वो इनर साइड में प्रेजेंट होता है। इनके साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने कवर किया कारा एल्गी के अक्रेंस के बारे में, प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं इसके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स हेडिंग डालीजिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा एल्गी। मैंने आपसे कहा था कि कारा एल्गी के अंदर टू मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसी वीडियो के अंदर कवर करूंगा किन किन मेथड्स के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है बाय एमाइलम स्टार्स। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आप एक बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो बीएससी के एग्जाम पेपर में कई बार पूछा गया है व्हाट इज एमाइलम स्टार्स। तो ऐसे में आपको डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन के साथ, चाहे डायग्राम पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप लोग डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एग्जामिनर को प्रभावित करता है। अच्छा डायग्राम बनाएंगे अच्छे नंबर मिलेंगे। तो डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में यदि पूछा जाए। कई बार बाय बल्बिल्स, कई बार बाय एमोर्फस बल्बिस, ये तीनों टर्म्स यहाँ पर बीएससी के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रोटोनीमा बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर एमाइलम स्टार्च ही 2 नंबर में पूछा जाता है कि ये क्या है। तो इसके बारे में आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है
कारा की कुछ स्पीसीज, सम स्पीसीज ऑफ कारा, जैसे फॉर एग्जांपल कारा स्टेलिग्ना, इसमें क्या देखने को मिलता है, जो मेन एक्सिस होता है उसके लोअर नोड पर मल्टी सेलुलर यानी काफी सारे सेल वाले स्टार्च शेप एग्रीगेट ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलता है। दीज सेल्स आर फुल ऑफ एमाइलम स्टार्च, इनके इन सभी सेल्स के अंदर एमाइलम स्टार्च भरा रहता है, इसीलिए इसे हम एमाइलम स्टार बोलते हैं। द एमाइलम स्टार्स डू डिटैच फ्रॉम प्लांट, ये क्या करता है, मेन जो प्लांट बॉडी होती है उससे डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद एक नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड आता है बाय बल्बिल्स। बल्बिल्स में लिखेंगे द बल्बिल्स आर स्फेरिकल और ओवल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो है स्फेरिकल और ओवल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसा कि आप लोग दोनों डायग्राम देखेंगे, एक तो रूट बल्बिल है, एक एमोर्फस बल्बिल है, दोनों में डिफरेंशिएशन भी आप लोग देख सकते हैं। तो बल्बिल के द्वारा कारा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें आपको लिखना है द बल्बिल्स आर स्फेरिकल, गोलाकार और ओवल स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, विच डेवलप ऑन राइजोइड्स, वो जो है राइजोइड्स पर डेवलप होती है, कहां पर, लोअर नोड्स पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कारा बाल्टिका, कारा बाल्टिका स्पीसीज के अंदर ये देखने को मिलता है। द बल्बिल्स ऑन डिटैचमेंट, जैसे ही बल्बिल्स मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होता है, अलग होता है, तो वो जो है जर्मिनेट होकर के एक नए कारा थैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो मेथड है वो है एमोर्फस बल्बिल्स। ठीक है, इसमें भी आप लोग लिख लीजिए द एमोर्फस बल्बिल्स आर ग्रुप ऑफ मेनी सेल्स, कई सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है, इरेगुलर इन शेप, जो कि शेप उनकी निर्धारित नहीं होती है, अलग अलग शेप में होती है, विच डेवलप्स ऑन लोअर नोड ऑफ मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के लोअर नोड पर ये डेवलप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कारा डेलिकेटुला इस स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पर, मेन एक्सिस, लोअर नोड ऑफ मेन एक्सिस और राइजोइड्स में। ठीक है, When the main plant dies, जिस समय जो मुख्य प्लांट होता है वो डेड हो जाता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। कई बार देखो क्या होता है, काफी सारे प्लांट होते हैं, ठीक है, अगर उनके लिए मौसम बहुत अच्छा है, फूड की अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर भी बढ़िया है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सब क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है, प्लांट बिल्कुल खुश रहते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई सूखे की कंडीशन आती है, बारिश आ ही नहीं रही है, पानी नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, साथ में जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरीके से सूखता जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, उसमें प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हालांकि कई सारे से प्लांट हैं जो सर्वाइवल टेक्निक जानते हैं, वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं, वो लोग एक अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से कारा एल्गी भी है, ये जो है एमोर्फस बल्बिल्स का फॉर्मेशन करता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। मेन प्लांट तो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन क्या है कि जो बल्बिल्स होते हैं ये सर्वाइव कर जाते हैं। दीज बल्बिल्स सर्वाइव एंड मेक ए कारा प्लांट, जो है जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, परिस्थितियां फिर से अनुकूल होगी, तो ऐसे में कारा जो है फिर दोबारा से जर्मिनेट होकर के एक नई प्लांट बॉडी को बनाता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 आता है बाय प्रोटोनीमा फॉर्मेशन। चाहे वो प्राइमरी प्रोटोनीमा हो या सेकेंडरी प्रोटोनीमा हो, हम बात कर रहे हैं बाय प्रोटोनीमा फॉर्मेशन के द्वारा कारा में कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे दीज आर ट्यूबुलर फिलामेंट स्ट्रक्चर। ये जो प्रोटोनीमा होती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ट्यूबुलर फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, विच डेवलप फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनीमा। जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है वो प्राइमरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है और द बेसल सेल ऑफ राइजोइड्स, और ये जो है राइजोइड्स के बेसल सेल से भी डेवलप होता है। द सेकेंडरी प्रोटोनीमा लाइक प्राइमरी प्रोटोनीमा फॉर्म कारा प्लांट्स। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनीमा होती हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये जो है आगे चल करके ग्रोथ करके एक नए थैलस को डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कारा एल्गी के अंदर 4 मेथड से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एक एमाइलम स्टार के द्वारा, एक बल्बिल्स के द्वारा, एमोर्फस बल्बिल्स, इसको आप एक में ही काउंट कर सकते हो, एक प्रोटोनीमा फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कारा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ कारा एल्गी, तो लाइफ साइकिल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर मेंशन करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।